हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th साइंस की क्लास है ये। आप सब कैसे हैं? और देखो बेटा, आजकल आपकी जो वर्कशीट आ रही हैं उसके नीचे एक स्पेशल लाइन लिखी आ रही है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। मतलब यहाँ पर एक आपको मैसेज दिया गया है और इसके नीचे है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। आपकी हर वर्कशीट के नीचे आ रहा है। देखो, आपको मालूम है आजकल कोरोना चल रहा है और उसके लिए बचाव का यही नियम है कि आप मास्क पहनकर ही बाहर निकले। उससे क्या है कि क्योंकि ये जो कोविड है, ये ड्रॉपलेट जो आप खांसते छींकते या सांस के साथ जो अंदर से आपकी भाप या बूंदें निकलती हैं उससे फैलता है। तो अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप ये ध्यान जरूर रखें। अब हम बात करते हैं आज की वर्कशीट की। ये वर्कशीट नंबर है 44, जो आपको कल दी गई थी। आपने ये पढ़ ली होगी, समझ आ गई होगी। और अब जो आपके डाउट्स रह गए हैं या किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। देखो, आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और वो है चैप्टर 6, ऊतक। ठीक है। अब ऊतक में इससे पहले आप कोशिका के बारे में पढ़ चुके हो। इसके लिए आपको कोशिका के बारे में पता जरूर होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देती हूँ। देखो, कोशिका है क्या? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीव जैसे सारे पौधे और सारे जंतु, हम सब जीव हैं। जीवों की संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब है बनाने वाली। जितने भी जीव हैं वो कोशिका से बने हैं। मेरे शरीर के अंदर भी मिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं। क्या आपको मालूम है? आपके शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से। अगर कोशिका से बना है तो ये संरचनात्मक इकाई है। आगे है एवं कार्यात्मक। हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो भी कोशिका के माध्यम से ही होते हैं। आप जो खाना खाते हो वो पचाने का काम होता है, उसमें भी आपके शरीर की हर कोशिका का योगदान होता है। तो कोशिका क्या है? जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब बेटा देखो, कितनी मजेदार बात है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनके शरीर में केवल एक कोशिका है। मैंने आपको बताया हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। और अभी मैं कह रही हूं, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके शरीर में केवल एक कोशिका है, सिंगल। ऐसे जीवों को हम एक कोशिक जीव कहते हैं। एक ही कोशिका से बनने वाले जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। अब एक कोशिक जीव के उदाहरण है जैसे अमीबा, सबने सुना होगा, 8th में भी पढ़ा है। क्लैमाइडोमोनास, ये नया नाम सुन रहे होंगे। और एक है पैरामीशियम। इस तरह से और भी जीव हैं। आपके लिए 3 उदाहरण बहुत है। अभी मैंने बताया कि हमारे अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं। तो इसका मतलब हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें कहते हैं बहुकोशिक जीव। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो हम कैसे जीव हैं? बहुकोशिक जीव। अब बहुकोशिक जीव का उदाहरण क्या क्या बताया? मनुष्य है, गाय है, कुत्ता है, आम का पौधा है। ये सभी बहुकोशिक हैं क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब बेटा, जो एक कोशिक जीव हैं जैसे अमीबा, अब बेटा काम तो उनके अंदर भी सारे होते हैं। पाचन, खाना भी पचाया जाता है। श्वसन, जो खाना खाया है उससे ऊर्जा भी मिलती है। उत्सर्जन, जो कचरा बना वो बाहर भी निकलता है। अब ये वाले सारे काम एक ही कोशिका के अंदर होते हैं।
देखो अमीबा जो है वो एक कोशिक जीव है, उस एक ही कोशिका के अंदर पाचन भी हो जाएगा, श्वसन भी हो जाएगा, उत्सर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर एक प्रश्न पूछा है रेड पेन में जो लिखा है, क्या आप बहुकोशिक जीव हैं, हाँ या नहीं? समझ आ गया होगा। हाँ, हम बहुकोशिक जीव हैं बेटा। पर जब आंसर लिखना हो, टिक करना है तो हाँ ठीक है, अगर आपको आंसर लिखना है तो आप इसको लिखेंगे जी हाँ। दूसरा प्रश्न है, क्या आपके शरीर की सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं? इसका उत्तर है बेटा नहीं। हमारे शरीर के अंदर बहुत प्रकार की कोशिकाएं हैं। हड्डियों की कोशिका अलग तरह की है, ब्लड की कोशिका अलग तरह की है, तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर हैं। ठीक है, अब बेटा कोई मुझे ये बताएगा कि जो बहुकोशिक जीव हैं जैसे हम हैं, क्या हमारी कोशिका सारे काम कर लेती है, पाचन का भी, श्वसन का भी, उत्सर्जन का भी? तो बेटा इसका आंसर है नहीं। हमारे अंदर क्या होता है, देखो बहुकोशिक जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। बहुत तरह की कोशिका होती है, कोई गोल होती है, कोई अंडाकार होती है। ठीक है, इन जीवों में सभी कार्य सभी कोशिकाएं नहीं कर सकती, हर कोशिका हर काम को नहीं कर सकती। तो शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कोशिकाओं के ग्रुप बने होते हैं, समूह। कोशिकाओं के विभिन्न समूह होते हैं। अब ऐसा ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, तो कोशिकाओं का ऐसा विशेष समूह, स्पेशल ग्रुप, जो संरचनात्मक मतलब जिसकी रचना एक जैसी हो, और कार्यात्मक जिनका कार्य भी एक जैसा हो, रूप से समान होते हैं, उन्हें हम उत्तक कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि उत्तक क्या है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। आपका पहला प्रश्न भी यही है और इसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। अब बेटा ये जो कोशिकाएं हैं बहुत सारी, इनके ग्रुप से तो बना उत्तक। आपको मालूम है अगर ग्रुप उत्तक का ग्रुप बना दें तो क्या बनता है बेटा? तो बनता है अंग। और अगर बहुत सारे अंगों का ग्रुप बना दें तो बनता है अंग तंत्र। ये आप आगे पढ़ोगे। अब बेटा आगे अपनी वर्कशीट में देखो, ये मैंने आपको पहला पैराग्राफ समझा दिया है। अब देखो उत्तक जो है पौधों के अंदर भी हैं और जंतु के अंदर भी हैं। सबके अंदर कोशिका है तो इसलिए जंतु उत्तक और पादप उत्तक दो हो गए। पादप उत्तक जो पौधों के अंदर है और जंतु उत्तक जो जंतु के अंदर है। अब इन दोनों में क्या खास बात है? देखो अगर हम पादप उत्तक की बात करें तो आपको मालूम है पौधे स्थिर रहते हैं। स्थिर का मतलब ये गति नहीं करते, तो इनके ज्यादातर उत्तक जो होंगे वो पौधे को सहारा देते हैं। वहीं अगर मैं जंतुओं की बात करूं, ठीक है, अगर मैं जंतुओं की बात करूं तो जंतु क्या हैं? गतिशील होते हैं, हर समय चलते रहते हैं। तो इनके अधिकांश उत्तक क्या काम करते हैं? वो यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक का मतलब काम करने की, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं, प्रदान करते हैं। तो दोनों उत्तक में अंतर हो गया। पादप उत्तक, ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर भी है। पौधे स्थिर होते हैं, इनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं। और जंतु गतिशील होते हैं, इनके अधिकांश उत्तक यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी बात बेटा, पौधों के अंदर क्या है? इनके अधिकांश उत्तक मृत होते हैं, जीवित नहीं होते। और जंतुओं के अंदर अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। क्यों? ठीक है। तीसरा अंतर, आपको 2 ही लिखने हैं लेकिन मैं ज्यादा बता रही हूं क्योंकि बड़ा प्रश्न आ गया तो आपको ज्यादा अंतर आने चाहिए।
इन्हें ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पौधे जब स्थिर रहते हैं, चलते ही नहीं है, तो इनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। जबकि जंतुओं को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो इनके उत्तकों में भी ज्यादा ऊर्जा चाहिए। चौथा अंतर, पौधों की वृद्धि कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होती है, हर जगह नहीं होती। इनकी जो वृद्धि है वो कुछ ही क्षेत्रों में होती है। जैसे पौधे की लंबाई ऊपर की तरफ बढ़ती है, जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है, और एक पौधे की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ ही क्षेत्र है। लेकिन जंतुओं में जो कोशिका की वृद्धि है वो एक समान होती है। उसमें हमारे गुर्दे की कोशिका भी वृद्धि करती हैं, मतलब जो अंग है धीरे धीरे वो सभी वृद्धि करते हैं। एक और बात, इनमें कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और वृद्धि करते रहते हैं। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। एक निश्चित आयु आने के बाद हमारे अंदर कोशिकाओं की वृद्धि कम हो जाती है, वो लंबाई में नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो ये थे आपके पादप उत्तक और जंतु उत्तक में अंतर, और ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि पौधों के जो उत्तक हैं, कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। मतलब एक कोशिका थी, उससे 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8, 8 से 16, वो लगातार निरंतर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे उत्तकों को हम बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। क्या बोलते हैं? विभज्योतक उत्तक। एक और प्रकार के उत्तक है, वो स्थायी उत्तक है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ विभज्योतक उत्तक तक ही पढ़ेंगे। अब विभज्योतक उत्तक क्या है? देखो, विभज्योतक उत्तक नाम से ही पता लग रहा है, इस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। और ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। आपका तीसरा प्रश्न यही है, विभज्योतक उत्तकों के प्रकार कितने प्रकार हैं? 3। और पौधों में उनकी स्थिति मैं आपको अभी बताती हूं। ये 3 प्रकार के हैं। एक है शीर्षस्थ, दूसरा है अंतर्विष्ट, और तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के उत्तक है, मैं आपको इनकी डिटेल बताती हूं। देखो, आप इस चित्र को देखो। इस चित्र में एक पौधा है, और इस पौधे में ये वाला जगह, ये तने का टिप को बोलते हैं शीर्ष। ये हमारे तने की टिप है, और ये हमारी जड़ की टिप, जड़ का शीर्ष है। तो बेटा, जैसा नाम से लग रहा है, शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब जो शीर्ष पर हो, टिप पर हो। तो आपको पता चल गया शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ है। यह है पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है। जैसे ये तना है, तो ये इसके टिप पर, सबसे ऊपर, यहीं से पौधे की वृद्धि होगी। इसी तरह अगर ये जड़ है, तो ये जड़ के टिप पर होगा, यहां से जड़ नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो ये जो उत्तक था, ये था शीर्षस्थ, जो जड़ और तने के शीर्ष पर स्थित होता है, जहां से पौधा वृद्धि करता है। ठीक है, अब बेटे बात आती है दूसरी प्रकार के उत्तक की। दूसरी प्रकार के उत्तक का नाम है अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्या नाम बोला? अंतर्विष्ट विभज्योतक। अब ये उत्तक कहां पर है? ये पत्तियों के आधार, देखो बेटा, ये आपकी कोई पत्ती है, ठीक है, और यहां से ये निकल रही है, ये पत्ती का आधार है, तो ये इस जगह पर है। ठीक है, ये यहां से तोड़कर दिखाया है। ये पत्ती थी, ये इसकी डंडी थी, और ये इसका आधार यहां पर है। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में ये बहुत क्लियर होता है। देखो, जैसे ये है, गन्ने में ऐसे ही होता है ना, तो यहां से ये पत्ती निकल रही है, इसके आधार पर ये है आपका अंतर्विष्ट उत्तक, जिसको इंग्लिश में इन्होंने इंटरकैलरी लिखा है। ठीक है, यहां से
पत्ती निकल रही है, इस जगह को हम बोलते हैं पर्व, और इसके आधार पर ये वाली जगह जो गोला बना हुआ है ये है अंतर्विष्ट उत्तक। तो अंतर्विष्ट उत्तक कहाँ होता है? यह पत्तियों के आधार समझ गए, बिल्कुल नीचे बेस पर ये है पत्ती और ये इसका आधार, यह पत्तियों के आधार एवं टहनी, अगर यहां से कोई शाखा निकल रही है तो उसके पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। तीसरे प्रकार का उत्तक है, जैसे मैंने यहाँ चित्र बनाया है, ये पत्ती का आधार है तो ये वाला उत्तक अंतर्विष्ट है। तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व का मतलब होता है साइड, पार्श्व। ये उत्तक कहाँ है? ये मान लो मैंने तना बनाया किसी पौधे की, ये वाला हिस्सा, ये डंडी है ना, इसी को तना बोलते हैं। मान लो मैंने इसका ये इतना हिस्सा यहां ले लिया, तो इसमें क्या है, ये तो आपका तना है और ये बिल्कुल इसके साइड पर, अंदर की तरफ साइड में जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है पार्श्व विभज्य उत्तक। ठीक है, अब ये उत्तक क्या क्या करते हैं? देखो, शीर्षस्थ से मैंने आपको बताया तने की लंबाई यहां ऊपर की तरफ बढ़ रहा है पौधा और जड़ नीचे की तरफ। दूसरा मैंने बताया था आपको अंतर्विष्ट, इससे क्या है, ये वाली लंबाई पौधे की लंबाई बढ़ती है या तने की लंबाई, एक ही बात है। तीसरी बात है कि पार्श्व विभज्योतक क्या करता है? देखो, ये यहां पर है तो ये पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा। जब आप पौधा शुरू में देखते हो तो पतला सा होता है, जब वो बड़ा होता है तो मोटा होता जाता है। तो किस उत्तक की वजह से होता है? पार्श्व विभज्योतक की वजह से। आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, ये आपके विभज्योतक उत्तक थे और उनके प्रकार थे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। अब हम देखते हैं चौथा, विभज्योतक उत्तक के गुण। चौथा प्रश्न भी यही है, विभज्योतक उत्तक के 2 गुण बताइए। अब इसका गुण क्या है? पहला तो आपको मालूम ही है कि इसके उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। दूसरा है, इस उत्तक की कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती। देखो बेटा, रसधानी का काम होता है किसी सामान को स्टोर करना, इकट्ठा करना। अब जब इस उत्तक की कोशिकाएं निरंतर विभाजित ही हो रही हैं तो स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इसमें रसधानी नहीं होती। अगला है, इस उत्तक की कोशिकाओं में अधिक कोशिका द्रव्य, क्योंकि लगातार विभाजित होना है इसलिए इनको ज्यादा कोशिका द्रव्य चाहिए। पतली कोशिका भित्ति जो कोशिका की सबसे बाहर वाली परत है वो बहुत पतली होती है, तभी विभाजन आराम से होगा। एवं स्पष्ट केंद्रक जो बिल्कुल सेंटर पर होता है, स्पष्ट केंद्रक होते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है, समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए और वर्कशीट के आंसर लिखकर फोटो सेंड करिए।